So welcome back everybody to this next wonderful session। और यार ये बेसिकली चैप्टर नंबर 2 है। एक चैप्टर हमने ऑलरेडी खत्म कर लिया है। दिस इज चैप्टर नंबर 2 एंड एज यूजुअल सॉल्यूशन। क्योंकि मैंने ये सोचा कि यार हमने मोल कॉन्सेप्ट अभी अभी खत्म किया है चैप्टर 1 में, ठीक है। तो हम डायरेक्टली शिफ्ट करते हैं टुवर्ड्स सॉल्यूशन। ऐसा इसलिए क्योंकि यार बहुत सारे मोल कॉन्सेप्ट के जो ऐसे कॉन्सेप्ट हैं, मोल कॉन्सेप्ट के कॉन्सेप्ट यस, वो सोल्यूशन में यूज होंगे, ठीक है। तो थोड़ा फेमिलियर रहेगा और बहुत इजी तरीके से हम सोल्यूशन को भी समझ लेंगे। सो यस, with all that enthusiasm we are beginning a new chapter. This is lecture number 1, obviously the introduction toward the solution क्या है, और सारे टर्म जो है वो ही पढ़ेंगे। और बेसिकली आज के लेक्चर में हम कंसंट्रेशन टर्म को भी कवर अप करेंगे। आज ही के लेक्चर में हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। यस, आपने बिल्कुल सही सुना, ठीक है। तो पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे एज यूजुअल। विदाउट वेस्टिंग इन मोर टाइम लेट्स गेट स्ट्रेट टू आवर सेशन। और यार उससे पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन, जो बच्चे मेरे को नहीं जानते, माई सेल्फ शुभम उपाध्याय, ठीक है। I'm currently pursuing BTech from one of the prestigious institute, that is IIT Lucknow. Yes, I have qualified a JEE main. I'm a JEE main qualified candidate. Also, with all that, I have 3+ year of teaching experience. Mentored 1000+ students. यार आपके previously जो 2-3 सालों की जो बैचेज रहे हैं MUEEE के, उसका मैं प्रॉपर मेंटर रहा हूँ, ठीक है। फिलहाल के लिए आई एम असाइड एज अ केमिस्ट्री एजुकेटर, बट फिजिक्स भी हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। वो जब बात की बात होगी देन आई विल शेड्यूल माय सेशंस, ठीक है। चलिए, सो आई थिंक एक अच्छा एक्सपीरियंस है हम मेरे पास, जो कि मैं आपको डिलीवर कर सकता हूँ। खैर ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती है, ऑल दैट मैटर इज मेरा और आपका कनेक्शन। सो दैट्स अ स्मॉल इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ। नाउ शुरू करते हैं आज के सेशन को। दिस इज लेक्चर नंबर 1 ऑफ प्यारा सा बढ़िया सा चैप्टर सोल्यूशन। ये क्लास 12 के फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। क्लास 11 का मोल कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया ऑलरेडी। उस तो मैंने डायरेक्टली सोचा कि मैं पहले सोल्यूशन पढ़ा लेता हूँ, ठीक है। इसलिए मैंने आप सबसे पूछा भी था, और आप सबका एक ही था कि सर सोल्यूशन पढ़ा दो ताकि मैच होता रहे कॉन्सेप्ट। चलिए, अभी सबसे पहली बात, यह चैप्टर का नाम ही सोल्यूशन है, तो सर सबसे पहली चीज समझाइए तो सही कि सोल्यूशन है क्या। बचपन में आप पढ़ चुके हो, बट कोई बात नहीं, इंट्रोडक्शन है तो भाई लेते चलेंगे साथ में। देखो, सोल्यूशन बेसिकली क्या होता है। सोल्यूशन एक ऐसा सब्सटेंस जो कि दो अदर सब्सटेंस से मिलकर बनाओ। क्या बात कर रहे हो सर, ऐसा भी है क्या? बिल्कुल। सोल्यूशन बेसिकली क्या है, एक मिक्सचर है, इसको आप कह सकते हो मिक्सचर। और मिक्सचर में एक टाइप होता है जिसको कहते हैं होमोजीनस मिक्सचर। तो आप ये सब्सटेंस ना लिख के सबसे बढ़िया चीज लिखो कि सोल्यूशन क्या है सर। सोल्यूशन एक मिक्सचर है। कैसा मिक्सचर है सर? सर होमोजेनस मिक्सचर है। अच्छा, मिक्सचर का मतलब ये होता है कि सर उसमें एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस को अगर मैं मिला के कुछ तीसरा सब्सटेंस बनाता हूं तो दैट विल नोन एज मिक्सचर, ठीक है। इतना इंट्रोडक्शन तो सबको पता है, 9 में भी आपने ये चीज पढ़ी होगी, प्लस जब आप 12th का अपना बोर्ड्स का पढ़ रहे थे उस टाइम भी आपको चीज पता है। तो बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में कहो, कोई पूछे कि व्हाट इज सोल्यूशन, तो आप डिफाइन करोगे क्या कि सर सोल्यूशन एक ऐसा मिक्सचर है। कैसा मिक्सचर है सर? होमोजेनस टाइप का मिक्सचर है। मिक्सचर दो तरीके के होते हैं, एक होता है सर होमोजेनस, और एक होता है सर जिसको कहते हैं हेटेरोजेनस। बिल्कुल आपने ये चीज सुनी होगी। तो अगर मैं स्पेसिफिकली सोल्यूशन की बात करूं तो सर सोल्यूशन हमारा होमोजेनस मिक्सचर होता है। मिक्सचर मतलब कि दो से ज्यादा सब्सटेंस से मिला के कोई तीसरा सब्सटेंस बना, दैट विल नोन एज मिक्सचर, ठीक है। ये तो बेसिक बेसिक बातें थी, सबको पता होती है। पार्ट कौन कौन से होते हैं सर सोल्यूशन के अंदर? कौन से पार्ट होते हैं और उन पार्ट का नाम क्या है, मतलब किन चीजों से मिलके, किन सब्सटेंस से मिलके सोल्यूशन बनता है? तो उसमें मेजर दो सब्सटेंस होते हैं। कौन से सर? एक तो होता है सॉल्यूट जिसको बोलते हैं, और दूसरा सब्सटेंस को हम सॉल्वेंट बोलते हैं। मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का कॉम्बिनेशन इज योर सॉल्यूशन। आहा, सिंपल सी बात, फिर से रिपीट करना। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का जो मिक्सचर है वो है सॉल्यूशन। अब ये सॉल्यूट क्या है सर, सॉल्वेंट क्या है? बड़ी बेसिक सी बात कहूंगा। कैसे? एक एग्जांपल ले लो मेरे साथ। क्या? चीनी लो थोड़ी सी, पानी लो, सबसे बेसिक एग्जांपल। और चीनी पानी को जब आप घोल के एक घोल तैयार करते हो, जैसे चीनी पानी का जो मीठा पानी जो आप बनाते हो घर में, ठीक है, जैसे नींबू पानी आप बना लिए, तो उसमें क्या लिया? थोड़ा नींबू ले लिया, थोड़ी चीनी ले ली, एक ग्लास के अंदर वाटर भर लिया, पानी भर लिया, और हमने तीनों को मिक्स कर दिया। तो उससे जो फाइनल बन के तैयार होता है, जिसको आप पीते और पी कहते हो आह, मजा आ गया, आपको एनर्जी मिल जाती है, दैट इज वॉट, दैट इज अ शुगर सोल्यूशन। यस, शुगर सोल्यूशन। अब शुगर सोल्यूशन को बनाया आपने कैसे सर? थोड़ी शुगर ली और प्लस वाटर लिया, और सर इन दोनों को घोल करके मिला दिया, तो जो सब्सटेंस बना दैट इज अ टाइप ऑफ सोल्यूशन। ओहो,
मतलब इसमें शुगर भी है, इसमें वाटर भी है। तो सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है, ये कैसे डिफाइन करें सब? बहुत अच्छी बात है। देखो क्या, इसमें जो शुगर है ना बच्चा, दैट शुगर इज सॉल्यूट, और जो वाटर है, दैट वाटर इज योर सॉल्वेंट। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर मैं वाटर को भी तो सॉल्यूट बोल सकता हूँ और शुगर को भी तो सॉल्वेंट बोल सकता हूँ, ये आपने कैसे डिटरमाइन किया कि कौन सा सॉल्यूट है कौन सा सॉल्वेंट है? बड़ी सिंपल सी बात, देखो बताता हूँ क्या। जो कि कम अमाउंट में होता है, जिसका अमाउंट लेस हो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, वो सॉल्यूट बन जाता है। अच्छा अच्छा, और जिसका अमाउंट ज्यादा हो या जो ज्यादा मात्रा में हो, वो सॉल्वेंट बन जाता है। अब सोच के देखो कि सर अगर आपको एक या फिर मुझे एक शुगर सोल्यूशन बनाना है, चीनी और पानी का घोल बनाना है, तो उसके अंदर मैं क्या करूंगा? सर ये मेरी ग्लास है, इस ग्लास में मैंने लगभग इतने ऊपर तक पानी भर दिया। अब बताओ, मैंने ग्लास में इतना पानी भर दिया ऊपर तक, अब क्या मैं इतने चीनी भी डाल दूं? नहीं यार, इतना तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो चीनी में ऊपर से थोड़ी मात्रा में डालता हूं। तो जो लेस अमाउंट मैंने डाला, दैट विल बी सॉल्यूट। तो शुगर क्या है, एज कंपेयर टू वाटर, पानी के कंपेरिजन में वो कम डाला जाता है। क्यों? क्योंकि भाई आपके टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, हो सके आप ज्यादा मीठा पसंद करें, फिर भी आप पानी के बराबर मीठा तो नहीं डालेंगे। बिल्कुल, यानी जो कम अमाउंट में है दैट विल बी योर शुगर, और जो ज्यादा अमाउंट में है दैट विल बी सॉल्वेंट। तो ऑब्वियसली चीनी और पानी का जो घोल बनता है, उसमें पानी जो है दैट विल एक्ट एज अ सॉल्वेंट। क्यों? क्योंकि इसका अमाउंट ज्यादा होता है। और शुगर को मैंने सॉल्यूट क्यों बोला? क्यों? क्योंकि उसका अमाउंट लेस होता है। यानी ये बात आपको चमक गई होगी अब कि सर सॉल्यूशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। बिल्कुल। तो लिख लिया जाए छोटा सा चीज क्या, कि सर सॉल्यूशन दैट विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। सर सॉल्वेंट को कैसे पहचानेंगे? जो जो ज्यादा अमाउंट में हो, लार्ज अमाउंट में हो, जैसे पानी। यार शुगर सोल्यूशन में, चीनी और पानी के घोल में पानी ज्यादा अमाउंट में होता है, तो लार्ज अमाउंट में जो सब्सटेंस होगा दैट विल बी नोन एज सॉल्वेंट। और सॉल्यूट क्या होगा सर? जो लेस अमाउंट प्रेजेंट होगा। ये बेसिक सा डेफिनेशन है एक सोल्यूशन का। तो आई थिंक ये इतना इंट्रोडक्शन तो आपको समझ आया होगा कि सोल्यूशन क्या है एक्चुअली। क्लियर? यस सर, सोल्यूशन इज द होमोजेनस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब वो सॉल्यूट क्या हो सकता है, सॉल्वेंट क्या हो सकता है, आप पहचान सकते हो आराम से। बोलो भैया, क्लियर है? अब देखो सर, मान लो इस पेज पे आने से पहले मैं एक बात कहता हूं क्या। यहां मैंने शुगर सोल्यूशन लिखा, तो आपने शुगर पहचान लिया, वाटर पहचान लिया कि भाई शुगर सोल्यूशन कैसे बनेगा, शुगर प्लस वाटर। तो सर शुगर एज ए सॉल्यूट, वाटर एज ए सॉल्वेंट। अच्छा मान लो मैं एक एग्जांपल ले लूं बढ़िया, जिसमें मैं लिख दूं एक्वस NaCl। अब इसका क्या मतलब है? देखो बहुत सिंपल सी बात है। एक्वस NaCl का मतलब है क्या है भैया? एक्वस NaCl का मतलब ये है सर, एक्वस शब्द जहां भी आपको देखने को मिल जाए, इसका मतलब कि सर ये वाटर की बात कर रहा है, पानी की बात कर रहा है। एक्वस शब्द का मतलब ही होता है वाटर, पानी। तो अगर मैं एक एक्वा सोल्यूशन ऑफ NaCl ले लूं, मतलब सिंपल सी बात है सर कि वाटर है और इसमें साथ में NaCl मतलब नमक, सॉल्ट, इसको सॉल्ट बोलते हैं। अब मुझे बताओ कि एक्वा सोल्यूशन या फिर एक्वस NaCl में कौन सा सोल्यूट है कौन सा सॉल्वेंट है? कहोगे क्या बात कर रहे हो सर, जैसे वहां चीनी पानी का घोल तैयार हुआ था, ये नमक पानी का घोल है, क्योंकि नमक है NaCl और एक्वस क्या है, वाटर है। मतलब एक्वस यानी वाटर इज द सॉल्वेंट और NaCl इज द सॉल्यूट। कैसे? क्योंकि यार नमक कम मात्रा में है एज कंपेयर टू वाटर। समझ आया? तो कहीं एक्वस शब्द मिले तो आज से समझ जाना, इस प्रोसेसर में एक्वस बहुत जगह यूज होगा। तो एक्वस शब्द मिले इसका मतलब क्या है सर, कि वो वाटर की बात कर रहा है, पानी की बात कर रहा है, H2O की बात कर रहा है। ठीक है, चलो। अच्छा, इस टाइप के सोल्यूशन को बाइनरी सोल्यूशन कहते हैं, नाम है बस, जिसमें एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट मिलके सोल्यूशन बनाते हैं, तो इसका हम कहते हैं बाइनरी सोल्यूशन। तो आपको चिंता ना कीजिए, आपके सिलेबस में जो आपको पढ़ना है वो वही पढ़ना है। ये बाइनरी सोल्यूशन है जिसमें एक सॉल्वेंट एक सॉल्यूट मिलके सोल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, नाम है बस, नाम है बाइनरी सोल्यूशन। ठीक है, चलिए। अब जैसे आप आगे जाओगे ना, तो आपको एनसीईआरटी में ये टेबल दिखेगा, इसलिए मैं ये टेबल जानबूझ के यहाँ लेके डाल दिया हूँ ताकि आपको क्लैरिटी बन जाए क्या टाइप्स ऑफ सोल्यूशन की। एक टेबल है एनसीईआरटी में, बस आपको थोड़ा सा इसको पढ़ना है मेरे साथ। देखो तीन टाइप के सोल्यूशन यहाँ मेंशन्ड है, एक तो सर गैसियस सोल्यूशन, लिक्विड सोल्यूशन, सॉलिड सोल्यूशन। ठीक है,
उसके अंदर भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट अलग अलग कर दिया, ठीक है। तो देखो बड़ी सिंपल सी बात है, इसको मैं ज्यादा वो नहीं करूंगा, बट ये पढ़ने वाली चीज है, समझने वाली चीज है, मैं आपको समझा देता हूं। देखो गैसीय सोल्यूशन का मतलब, देखो यहां देखो, यहां गैसीय सोल्यूशन लिखा गया है, इसका मतलब कि सर जो सॉल्यूशन है और जो सॉल्वेंट है, इन दोनों के अंदर फेज सेम होगा। कहने का मतलब क्या है कि जिस फेज में सॉल्यूशन आपका पड़ा हुआ है, सॉल्वेंट भी उसी फेज में होगा। मतलब ये है कि सर कि अगर आपका सॉल्यूशन गैसियस है तो जितना भी आप जो मर्जी चाहे सॉल्यूट ले लो, सॉल्वेंट आपको गैस ही लेना है। देखो यहां देखो कि तुम्हें समझ में आएगा, एक बार पढ़ के देखो इस चीज को, क्या कि सर जितने भी गैसियस सॉल्यूशन है, देखो ध्यान से, जितने भी गैस सॉल्यूशन है सबके अंदर सॉल्वेंट गैस गैस गैस। सॉल्यूट भले कभी गैस हो सकता है, कभी लिक्विड हो सकता है, कभी सॉलिड हो सकता है। अच्छा वैसे ही सर अगर मैं लिक्विड सोल्यूशन की बात करूं तो इस सोल्यूशन का फेज है लिक्विड, तो सॉल्वेंट भी क्या होगा, देखो लिक्विड लिक्विड लिक्विड, आ हा। मतलब कि जिस फेज का सोल्यूशन, सॉल्वेंट भी उसी फेज का होगा पक्का। अच्छा अगर मैं सॉलिड सोल्यूशन की बात करूं तो सॉलिड सोल्यूशन में कोई पूछे कि सॉल्वेंट क्या होगा बताओ, तो आप बड़ी सिंपल सी कहोगे क्या कि सर जो सॉल्यूशन का फेज मतलब सॉल्यूशन का स्टेट क्या है, सॉलिड स्टेट है। तो सॉल्वेंट भी देखो सॉलिड सॉलिड सॉलिड। सॉल्यूट आप जो मर्जी चाहे ले लो, चाहे आप गैस ले लो, चाहे आप लिक्विड ले लो, चाहे आप सॉलिड ले लो, ठीक है। तो एक छोटा सा टेबल था, आप इसको देख सकते हैं रेफरेंस के लिए, इसलिए मैंने इसको यहां ऐड कर दिया, ठीक है। चलिए, तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट इंट्रोडक्शन अबाउट अ सोल्यूशन। मिक्सचर है, किस टाइप का मिक्सचर, डेफिनेशन क्या है, सॉल्यूट सॉल्वेंट क्या है, समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज कंसंट्रेशन टर्म। अब आपको ये चीज समझ आ रही होगी कि हाँ सर आपने मोल कॉन्सेप्ट में ये कंसंट्रेशन टर्म क्यों नहीं पढ़ाया था, क्योंकि मैं यहां पढ़ाने वाला हूं। तो एक्चुअल चैप्टर अब यहां से शुरू होता है, दैट इज कंसंट्रेशन टर्म्स। अब कुछ स्पेसिफिक टर्म्स आपको पता होने चाहिए, जानने चाहिए, जो कि इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जिसमें से तीन पहले मैं लिखाता हूं। कौन सा भैया, वेट बाय वेट परसेंट, वेट बाय वेट परसेंट। दूसरा वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, और तीसरा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। इसको बहुत लोग मास बाय मास भी लिखते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, मास बाय मास परसेंट कह दीजिए, या फिर मास बाय वॉल्यूम परसेंट कह दीजिए, या फिर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। क्या है ये सर, आओ समझाते हैं। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, अब देखो चाहे वेट बाय वेट बोल लो या मास बाय मास बोल लो, एक ही बात है सर। तो कहीं मास बाय मास लिखा हो तो कंफ्यूज मत होइएगा, वो वेट बाय वेट की बात कर रहा है, ठीक है। कहीं वेट बाय वॉल्यूम लिखा हो या मास बाय वॉल्यूम लिखा हो तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, वो भी आपका मास बाय वॉल्यूम या वेट बाय वॉल्यूम एक ही चीज है। या फिर कहीं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है तो एज यूजुअल वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी उसको बोलेंगे। अब ये तीन कंसिडरेशन पहले मैं शुरुआत में आपको पढ़ाता हूं। देखो ये है क्या, बड़ी सिंपल सी बात है। देखो अगर मैं पहले की बात करता हूं, दैट इज वेट बाय वेट परसेंट, वेट बाय वेट, इसको कहते हैं, ये कंसंट्रेशन टर्म्स है। मतलब ये मेजर करेंगे कि किसी सोल्यूशन में कितने अमाउंट में सॉल्वेंट है, कितने अमाउंट में सोल्यूट है। भैया सोल्यूशन हमने पढ़ तो लिया कि सोल्यूशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। बट अगर कोई कहे कि भाई कैलकुलेट करके बताओ, कोई फार्मूला ऐसा मुझे बताओ जिससे मैं क्वेश्चन को देख के सॉल्व कर पाऊं कि हाँ भैया अगर मेरे पास सोल्यूशन दिया है तो उसमें कितना परसेंट सॉल्यूट है, कितना परसेंट सॉल्वेंट है, वो कैसे पता करेंगे। इसीलिए क्या बनाया गया, कंसंट्रेशन टर्म बनाया गया। मतलब मैथमेटिकली सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए केमिस्ट्री के अंदर कितना अमाउंट में सॉल्यूट है भैया, कितना ग्राम में सॉल्वेंट है, ये सब पता करने के लिए कंसंट्रेशन टर्म का इस्तेमाल किया जाता है। जिसमें मैंने तीन, अभी शुरुआत के तीन बेसिक टर्म आपको बताए हैं, जिसको पहले को बोलते हैं वेट बाय वेट, जिसको डब्ल्यू बाय डब्ल्यू लिखा जाता है या एम बाय एम लिखा जाता है, और परसेंटेज में डिटरमाइन किया जाता है, इसलिए परसेंट लगा दिया लास्ट में, ठीक है। फिर मैंने वेट बाय वॉल्यूम, फिर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अब सबसे पहले की बात करता हूं, सबसे पहला कंसिडरेशन क्या है, वेट बाय वेट। अब देख के देखो, ऊपर भी वेट है और बाई का मतलब डिवाइड, और नीचे भी वेट है। इसका मतलब सर कि अगर मेरे को कहे क्वेश्चन में कि जरा मुझे वेट बाय वेट बताओ, तो मैं क्या लिखूंगा, उसका फॉर्मूला मेरे साथ नोट कर लीजिए, दैट इज वेट ऑफ सॉल्यूट आपको ऊपर लेना है और डिवाइड कर देना है वेट ऑफ सॉल्वेंट से, बस। इसलिए इसको वेट बाय वेट बोलते हैं। बिल्कुल यार, बस इतना ही करना था।
क्या करना है, कुछ नहीं भैया। अगर कहीं वेट बाय वेट परसेंट पूछे, मतलब जितना सॉल्यूट दिया होगा क्वेश्चन में उसके मास को या उसके वेट को मैं ऊपर रख दूंगा, और जितना सोल्यूशन का वेट दिया होगा, सॉरी यहाँ सॉल्वेंट मैंने लिख दिया, सॉल्वेंट नहीं, ये नीचे सोल्यूशन होगा, ये कंफ्यूज होते हैं बहुत सारे बच्चे। देखो अभी मैं भी हो गया, तो आप इसको करेक्ट कीजिए। दिस विल बी वेट ऑफ सोल्यूशन। मतलब कहने का मतलब ये है सिंपली भैया कि अगर कहीं वेट बाय वेट लिखा है, इसका मतलब क्या है कि सॉल्यूट का वेट ऊपर और नीचे पूरे सॉल्यूशन का वेट। और अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूं तो भैया मुझे किसी भी सॉल्यूशन का वेट बाय वेट परसेंट मिल जाएगा। मतलब ये फॉर्मूले हैं, कंसंट्रेशन टर्म में आपको फॉर्मूले याद रखने हैं ताकि आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। ओके, मतलब वेट बाय वेट पूछे या फिर मास बाय मास पूछे तो क्या करना है भैया, सॉल्यूट का वेट या सॉल्यूट का मास ऊपर ले लेंगे, डिवाइड कर देंगे नीचे पूरे सॉल्यूशन का वेट या पूरे सॉल्यूशन का मास, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमें वेट बाय वेट परसेंट निकल जाएगा। ओके बॉस। अच्छा, वैसे ही जरा सेकंड कंसंट्रेशन टर्म को मेरे साथ देखो, यू है वेट बाय वॉल्यूम, मतलब W बाई वी, या फिर इसको मास बाय वॉल्यूम भी कहा जाता है। तो अगला कंसंट्रेशन टर्म है वेट बाय वॉल्यूम। अब ये क्या है सर, बड़ी सिंपल सी बात है। देखो अगर किसी भी सॉल्यूशन में हमें वेट बाय वॉल्यूम डिटरमाइन करना हो, तो मैंने अगेन क्या बोला कि हमेशा ऊपर क्या लेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट ही लेंगे। बट सर नीचे तो इस बार वेट नहीं है, नीचे इस बार वॉल्यूम है। क्या है नीचे, वॉल्यूम है। तो मैं लिखूंगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और याद रखना हमेशा ये जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है इसको हमेशा इन लीटर लेना है और मल्टीप्लाई बाय 100। ओ क्या बात है, मतलब वेट बाय वेट मतलब ऊपर भी वेट नीचे भी वेट, बस किसका वेट, सॉल्यूशन का वेट। ये ध्यान रखना है, सॉल्वेंट का वेट मत लेना, गलत हो जाएगा। ये ये पहले से ही बना के रखा गया है, हमारे पास एक कन्वेंशन है कि हमें नीचे सॉल्यूशन का वेट या सॉल्यूशन का ही वॉल्यूम लेना है। तो ये है आपका सेकेंड कंसंट्रेशन टर्म। क्या बात है सर। अच्छा अब तो थर्ड आप अपने आप बता दोगे। देखो थर्ड आप अपने आप बता दोगे, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मतलब V बाई वी परसेंट। क्या बात है सर। अब इस केस में जो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा वो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट तो हमेशा ऊपर रहेगा, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अरे वाह। और सर साथ में मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूं। लो भैया थर्ड कंसंट्रेशन टर्म भी हमें समझ में आ गया, उसका फॉर्मूला हमने देख लिया, है कि नहीं बच्चा। तो ये तीन सबसे बेसिक कंसंट्रेशन टर्म थे जो कि शुरुआत में हमको पढ़ाए जाते हैं, आपको समझ आया होगा। दैट इज सैया वेट बाय वेट, और फिर वेट बाय वॉल्यूम, और फिर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। बोलो समझ आया क्या, ये तीनों कंसंट्रेशन टर्म आपको समझ आया। अच्छा अब देखो, अब उससे बढ़िया चीज क्या सर, इसमें को कई बार क्या करता है ना बच्चों, क्वेश्चन पूछता है। क्या क्वेश्चन पूछता है कि ये बताओ कि इन तीनों कंसंट्रेशन टर्म में से कौन सा टेम्परेचर डिपेंडेंट है और कौन सा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुमको बता रहा हूं। मतलब ये पूछ देगा कि ये बताओ इनमें से कौन सा कंसंट्रेशन टर्म ऐसा है जिसको टेम्परेचर बढ़ाऊं या घटाऊं तो वो चेंज हो जाएगा। डिपेंडेंट का मतलब क्या है कि भाई टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर बढ़ाए घटा रहे हो तो ये वेट बाय वेट या वेट बाय वॉल्यूम या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ये चेंज हो जा रहा है। इन तीनों में से ऐसा कौन सा है जो कि टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। मतलब टेम्परेचर को आप बदलते हो तो ये वैल्यू जो भी आएगी आपका आंसर में तुरंत बदल जाएगी। मतलब मान लो कि एक बार मैंने वेट बाई वेट निकाल लिया एट 273 केल्विन, अब बाद में मैंने टेम्परेचर को 300 कर दिया, तो ऐसा नहीं होगा कि भाई टेम्परेचर के वजह से वो सेम रहे, वो वैल्यू बदल जाएगी। तो उसको टेम्परेचर डिपेंडेंट कहेंगे। इसमें से कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो कि टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, ये बहुत बार पूछा है क्वेश्चन, बहुत बार। तो देखो बड़ी सिंपल सी बात है, जिस क्वांटिटी के अंदर वॉल्यूम आ गया समझ लो कि वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। हाँ मतलब वॉल्यूम दिख गया इसका मतलब वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तब सोच के देखो, क्या पहला कंसंट्रेशन टर्म है वेट बाय वेट, क्या कहीं इसमें वॉल्यूम का टर्म आया है ना, इसमें वॉल्यूम नहीं है। दूसरे में चलो वेट बाय वॉल्यूम, हाँ इसमें वॉल्यूम मिल गया।
तीसरे में चलो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, हाँ इसमें वॉल्यूम मिल गया। इसका मतलब कि सर टेम्परेचर डिपेंडेंट इन तीनों में से दो क्वांटिटी है, कौन सी? एक सर वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, ये भी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, और एक है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, ये भी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। बट जो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है वो कौन सा है? वो है आपका वेट बाय वेट। क्यों? क्योंकि इसमें कोई वॉल्यूम का टर्म ही नहीं है, और वॉल्यूम नहीं मतलब वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो गया। मतलब एक ही टर्म ऐसा है सर, एक ही कंसंट्रेशन टर्म ऐसा है जो कि वॉल्यूम इंडिपेंडेंट है, दैट इज वेट बाय वेट परसेंट। समझ आ गया? समझ आया? मतलब वॉल्यूम को छोड़ के जितनी ऐसी क्वांटिटीज हैं जो कि मास हो, वेट हो या कुछ भी दिया हो, वो सब टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होंगी। सिर्फ ऐसी क्वांटिटी जिसके नीचे वॉल्यूम आ जाए या ऊपर कहीं वॉल्यूम आ जाए, सिर्फ वही टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी होंगी। बहुत बार पूछा है। क्लियर है? ये तीन बेसिक आपके कंसंट्रेशन टर्म होते हैं, ठीक है। अब क्या इनके अलावा और भी है? बिल्कुल है यार, बिल्कुल है। दो और है इंपॉर्टेंट। कौन से? सर एक को कहते हैं मोलैरिटी, ये भी कंसंट्रेशन टर्म के अंदर ही आता है, जिसको कैपिटल एम से लिखते हैं, मोलैरिटी। समझिएगा, मोलैरिटी क्या होता है? बड़ी सिंपल सी बात है सर। जैसे वेट बाय वेट, हमने वेट बाय वॉल्यूम या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम लिखा, तो हमने उसमें देखा कि वेट बाय वेट में क्या होता था सर, ऊपर भी वेट और नीचे वेट ऑफ सोल्यूशन। वेट बाय वॉल्यूम में सर ऊपर वेट ऑफ सॉल्यूट और नीचे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। वैसे ही मोलैरिटी एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके अंदर क्या होता है, अगर मैं मोलैरिटी को डिफाइन करूं, जो कि मैं कैपिटल एम लिख रहा हूं, सो मोलैरिटी को डिफाइन कैसे कर सकते हैं यार? ये सब आपने पढ़ रखा है, बट क्योंकि मुझे बड़ा पढ़ाना काम है, कंसंट्रेशन तो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो मोलैरिटी निकालते वक्त क्या करते हैं इस बार हम? ना तो वेट ना तो वॉल्यूम, हम इस बार नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करते हैं। मतलब अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लूं किसके? सॉल्यूट के, और अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को डिवाइड कर दूं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के साथ, हाँ मतलब मोल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को अगर मैं डिवाइड कर दूं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के साथ, बट कंडीशन ये है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में होना चाहिए। तो इससे जो क्वांटिटी हमको मिलेगी, दैट इज मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, मतलब कोई भी सॉल्यूशन आपको दिया हो और अगर पूछे कि फाइंड आउट दी मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, तो आप क्या करोगे? उस सॉल्यूशन के अंदर जो भी सॉल्यूट होगा, पहले उसका नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कर लो, और उसी के नंबर ऑफ मोल से जितना वॉल्यूम दिया हो क्वेश्चन में उसी से डिवाइड मार दो, तो जो क्वांटिटी हमको मिलेगी एज अ रिजल्ट, दैट विल बी मोलैरिटी। यानी किसी भी सॉल्यूशन का मोलैरिटी हम इस फॉर्मूले से आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल फार्मूला है, कौन सा? भैया ऊपर रखना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और उसको डिवाइड कर देना है नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन कंडीशन ये है कि इस फार्मूले को यूज करते वक्त वॉल्यूम जो होना चाहिए वो लीटर में होना चाहिए। बट आपके मन में सवाल ये आ रहा होगा कि सर व्हाट इफ अगर वॉल्यूम लीटर में ना दे कि मिलीलीटर में दे दे? भैया एग्जामिनर है, कुछ भी दे सकता है। तो उसके लिए भी फॉर्मूला है, साइड में नोट कर लो, कुछ नहीं करना ब्रो, बस एक चेंज करना है। कौन सा चेंज सर? अगर मोलैलिटी आपको निकालनी हो, बट कहीं सवाल में डेटा दिया हो आपका वॉल्यूम जो कि मिलीलीटर में दिया हो, तो फॉर्मूला तो आप सेम रखेंगे, क्या? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन नीचे आप वॉल्यूम को रखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को रखेंगे, लेकिन जो भी मिलीलीटर की वैल्यू होगी, ये मिलीलीटर की वैल्यू नीचे रखेंगे, बट ऊपर आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो फिर वो फार्मूला सही हो जाएगा। ओके, मतलब मैंने आपको दोनों फॉर्मूले दे दिए। कौन से सर? एक, अगर मान लो कहीं वॉल्यूम लीटर में दिया हो तो हम फर्स्ट वाला है, पहला वाला सिंपल फॉर्मूला यूज कर लेंगे एकदम आराम से। कुछ नहीं करना है, बस मोल का अलग से नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कर लेंगे अलग से सॉल्यूट का, और उसको जितना भी वॉल्यूम दिया है लीटर में उससे डिवाइड कर देंगे, तो हमारा मोलारिटी मिल जाएगा, मोलारिटी। लेकिन अगर सर मान लीजिए वॉल्यूम मिलीलीटर में दिया हो तो कुछ नहीं, बस ऊपर 1000 मल्टीप्लाई कर दो, बाकी वॉल्यूम की वैल्यू डायरेक्टली रख दो, नो प्रॉब्लम। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको समझ आए कि मोलारिटी किसी सोल्यूशन का क्या होता है। क्लियर है? क्या ये दोनों बातें आपको समझ आई कि यस सर आई कैन कैलकुलेट नाउ, मोलारिटी कैलकुलेट कर सकता हूं, वेट बाय वेट कैलकुलेट कर सकता हूं, वेट बाय वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकता हूं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकता हूं, चारों कर सकते हैं आप। चलो भैया, हाँ बताओ, कौन सा डाउट है भाई, बताओ।
जल्दी बताओ यार, जल्दी बताओ। अगर टाइप में बड़ा हो जाएगा मतलब? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपके क्वेश्चंस को। यार तो मैं वॉइस नहीं आ सकती ना तुम्हारी, दिक्कत ये है मेरे पास, क्योंकि मैंने हेडसेट लगा रखा है माइक्रोफोन का। टाइप में बड़ा हो जाएगा मतलब समझ नहीं आ रहा है। देखो, दो ही तरह के क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, या तो एमएल में देगा या लीटर में देगा। बाकी उसके अलावा और कोई कॉन्सेप्ट तुमसे पूछता ही नहीं है वो, क्योंकि और सारे क्वेश्चंस भी होते हैं। ऐसे क्वेश्चन को फ्रेम किया जाता है ना, ये तुम उस चीज को कर लोगे, बस तुम्हें कॉन्सेप्ट आना चाहिए, तो उसकी चिंता ना करो। यार वॉल्यूम केजी में कैसे दे सकता है यार? वॉल्यूम का तो यूनिट ही होता है लीटर या मिलीलीटर, उसको केजी में कैसे मेजर करोगे? ये तो मास की यूनिट है। ठीक है, चलिए कंफ्यूज ना होइए, बिल्कुल एकदम सिंपलेस्ट फॉर्मूला मैंने दिया है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा उससे पहले आपके मन में सवाल ये रहा होगा कि सर थोड़ा मोलालिटी वगैरह कैलकुलेट करा देते तो मजा आ जाता, है ना? तो आओ एक क्वेश्चन कर लो इसी पे बेस्ड कि सर कैसे मोलालिटी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे, और नोट कर लो। दिया है 25.3 ग्राम ऑफ Na2CO3 is dissolved in 250 ml solution। ठीक है, फाइंड द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, देखो ऐसे ही पूछेगा आपसे। अब देखो इस केस में मैंने क्या बोला कि वॉल्यूम पहले ध्यान दो, वॉल्यूम इसमें क्या दे दिया, मिलीलीटर में दे दिया, एमएल में दे दिया। अब मोलैरिटी निकालने के लिए हमने फॉर्मूला अभी भी पढ़ा है सर, कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जिसको मैं शॉर्ट में एन ऑफ सॉल्यूट लिख रहा हूं, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। बट सर वॉल्यूम अगर मिलीलीटर में हो तो मिलीलीटर की वैल्यू डायरेक्ट रख देंगे यहां, बट ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये फॉर्मूले को इस्तेमाल करो। देखो सबसे पहले सर सॉल्यूट का हमें मोल कैलकुलेट करना है। अब इसमें सॉल्यूट है क्या, तो सोच के देखो भैया, Na2CO3 ये डिसॉल्व किया जा रहा है किसी सॉल्यूशन के अंदर, मतलब पक्का यही पकड़ा गया कि सर ये Na2CO3 क्या है, यही तो आपका सॉल्यूट है। ओके, ठीक है बॉस, ये हमारा सॉल्यूट है। अब अगर ये हमारा सॉल्यूट है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हम निकाल सकते हैं आराम से। कैसे? हमने फार्मूला पढ़ा है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालो। क्या सर? गिवन मास अपॉन मोलार मास। अब गिवन मास इन ग्राम, क्या कहीं Na2CO3 का मास दिया है क्या? अरे दिया है सर, 25.3 ग्राम क्वेश्चन ऑलरेडी दे रखा है उसने, तो कुछ करना ही नहीं है। कैसे भैया? 25 नीचे रखो और मोलार मास कैलकुलेट कर लो। अब Na2CO3 का मोलर मास कितना होगा? तो बड़ा सिंपल है। कैसे सर? एक सोडियम का 23, यहां दो सोडियम है, तो 23 इंटू 2 कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा आपका 46 अकेले सोडियम का, प्लस सर कार्बन है एक का, कितना होता है कार्बन का? 12, और प्लस सर ऑक्सीजन है कितना? 3, क्योंकि O3 है तो एक ऑक्सीजन का होता है सर 16, तो 3 का कितना हो जाएगा? 48, 16 या 48, बिल्कुल। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे टोटल, तो यू विल गेट 106। तो नीचे मोलर मास में 106 रख दो। क्या बात है सर, ये आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ गया। ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, ध्यान देना। ठीक है, अब क्या करना है सर? कुछ नहीं, पहले इसको कैलकुलेट कर लो डिवाइड करके। 25.3 डिवाइडेड बाई 160, आओ मेरे साथ फटाफट से कैलकुलेट कर लो। 250, सॉरी 25.3 डिवाइडेड बाई 106, ये आपका 0.238 मोल आएगा। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ गया। अब इस फार्मूले में जाए, जो यहां है वहां ये वाली वैल्यू पुट कर दो, तो कितना आएगा?
0238 मल्टीप्लाई बाई 1000 अपॉन वॉल्यूम। और वॉल्यूम कितना दिया है? 250। तो 250 और 1000 मल्टीप्लाई हो गया। अब बस इसको सॉल्व कर दो सर। कितना ही सिंपल है यार, सोच के तो देखो। डिवाइडेड बाई 250, सो सिंपल आंसर विल बी 0.954। और क्योंकि मोलैरिटी है इसीलिए कैपिटल एम यहां लगा दो इसकी यूनिट। क्या बात है सर, ऐसे आएंगे क्वेश्चंस, बिल्कुल ऐसे आएंगे यार, यही तो है मोलैरिटी। समझ आया? क्या आपको मोलैरिटी समझ आई? क्या आपको मोलैरिटी समझ आई? देखो कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात। अभी ठीक है, अभी ठीक है, तो फार्मूला बस ध्यान दो मेरे साथ, फार्मूला बस ध्यान दो। फार्मूले में मैंने क्या लिखवाया है ध्यान से देखो। लिखाया है मैंने ये क्या, कि सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम, और अगर ml में है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, 250 ml दिया हुआ है, इसलिए मैंने 1000 वाला फार्मूला यूज किया किया। अब कुछ नहीं, सारी वैल्यूज बस पुट करो, अलग से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट कर लो, जो कि मैंने कर दिया वेट अपॉन मोलर मास करके। तो इतना आया, फिर मैंने वैल्यू पुट करके सॉल्व कर दिया। बस इतना ही करना है। समझ आया कि हाँ सर मोलारिटी से कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? बताओ भैया, क्लियर है? क्लियर है तो सीलिंग तो मैं समझ जाऊंगा। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो अच्छा, आगे बढ़ा जाए। आगे अगला आता है मोल फ्रैक्शन। अरे सर मोल फ्रैक्शन तो आपने वहां भी पढ़ा रखा था। हाँ बिल्कुल पढ़ा रखा था, बस फटाफट से मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ। मोल फ्रैक्शन हमने पढ़ा था, याद है? जब हमने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा था, लेक्चर पूरा फॉलो किए होगे तो पता होगा कि मोल फ्रैक्शन मैंने ऑलरेडी वहां पढ़ा दिया है। बट क्योंकि कंसंट्रेशन टर्म है तो यहाँ भी एक बार देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था क्या, कि सर किसी भी किसी भी पर्टिकुलर आपका क्या है, किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस दिया है, उसका मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है कि मोल का फ्रैक्शन कितना है, तो हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? बड़ी सिंपल सी बात होती है सर, कि मान लो अगर कोई सोल्यूशन दिया है और इस सोल्यूशन में हमसे मोल फ्रैक्शन पूछेगा। कैसे मोल फ्रैक्शन पूछ सकता है सर? अलग अलग कैसे, क्योंकि सोल्यूशन में क्या है, दो कंपोनेंट है, किसी भी मिक्सचर का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट किया जा सकता है। एक तो है सर सॉल्यूट, एक है सॉल्वेंट। तो इन दोनों का पूछे कि बताओ सॉल्यूट का मोल कितना होगा, मोल फ्रैक्शन कितना होगा, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, तो आप बहुत आराम से निकाल सकते हो। कैसे? मैंने आपको पढ़ा रखा था ऑलरेडी, कि मोल फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं सर चाई से, साइज सिंबल होता है, बड़ा सा एक्स बनाते हैं। तो अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करूं, एक्स, बड़ा सा एक्स और सॉल्यूट, तो वो क्या होता है सर? वो होता है सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल्स। टोटल मोल्स मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। हाँ सर ये पढ़ा रखा है मैंने ऑलरेडी। देखो हमेशा एक चीज याद रखना, नोट करके लिख लो। क्या? जब भी आप सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें जो सॉल्यूट होगा, सॉल्यूट के साथ और क्या होता है सर? सॉल्वेंट भी होता है। तो जो भी सॉल्यूट होगा, आप उस सॉल्यूट को हमेशा बी से डिनोट करते हो, और जो सॉल्वेंट होगा उसको ए से डिनोट करते हो। ये कन्वेंशन है, आपकी मर्जी, आप चाहे तो ए या बी अलग अलग बदल सकते हैं। बट क्योंकि एक कन्वेंशन बना दिया गया है कि कहीं भी आपको अगर बी दिख रहा हो, बी लिखा हुआ, इसका मतलब कि वो सॉल्यूट की बात कर रहा है। और कहीं भी आपको ए लिखा हुआ दिख रहा हो, तो मतलब वो सॉल्वेंट की बात कर रहा है। तो ये बस डिनोट करने का एक तरीका है, समझिएगा। ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कहीं लिखा नहीं है, बट क्योंकि सब ऐसे ही पढ़ते आते हैं तो मैं भी कोशिश करूंगा कि मैं आपको उसी की तरह पढ़ाऊं। कैसे? कि कहीं भी अगर बी लिखा हो इसका मतलब वो सॉल्यूट की बात कर रहा है, और कहीं भी अगर ए लिखा हो मतलब वो सॉल्वेंट की बात कर रहा है। तो अगर मैं सॉल्यूट को यहाँ बी से डिनोट कर दूं और सॉल्वेंट को यहाँ ए से डिनोट कर दूं, तो मैं मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकता हूँ। किसका? सॉल्यूट का। सॉल्यूट मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, क्योंकि मैंने सॉल्यूट को बी से डिनोट किया। तो अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ बी लिखूं तो मैं ये लिख सकता हूं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, मतलब सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों का सम। अच्छा वैसे ही कोई कहे कि इस बार नहीं नहीं, मुझे इस बार मोल फ्रैक्शन बताओ, किसका? सॉल्वेंट का। तो ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका, बट फिर मैं बता रहा हूं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मतलब बड़ा सा एक्स और उसका सफिक्स क्या है, सफिक्स कह रहा हूँ, सबस्क्रिप्ट क्या है? ए है। सबस्क्रिप्ट मतलब जो नीचे लिखा होता है। मतलब जो आपका मोल फ्रैक्शन है सॉल्वेंट का, मतलब ए का मोल फ्रैक्शन, वो कितना हो सकता है सर? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या, ऊपर यहां सॉल्यूट था ना, इस बार यहां सॉल्वेंट ले लोगे अपॉन
वही सेम चीज, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, मतलब नीचे हमेशा टोटल मोल लेना है सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का। तो अगर मुझे इसको डिनोट करके लिखना हो तो मैं लिख सकता हूं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है? तो ये ऐसे मोल फ्रैक्शन मैं ये पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी, आपको ध्यान होगा अगर आपने ये चीज याद रखी होगी तो। मैंने मोल कॉन्सेप्ट में ही पढ़ा दिया था ये, बट यहाँ क्योंकि रिवीजन करना था तो मैंने करा दिया। समझ आया? समझ आया आपको? क्या ये मोल फ्रैक्शन समझ आया? ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया था। हेलो, एम आई ऑडिबल? क्या मेरी आवाज आ रही है? टेल मी क्विकली। वर्षद, एम आई ऑडिबल? हेलो? ओके, चलो ठीक है। चलो अगर ये समझ आ गया तो आज के लिए एक लास्ट टॉपिक और कर लेते हैं, उसका नाम है मोलैलिटी। कंफ्यूज ना होइएगा, बहुत सारे ऐसे टर्म है। सर अभी भी तो ये पढ़ा? नहीं, अभी नहीं पढ़ा, पीछे चलो थोड़ा ध्यान से देखो। अभी भी हमने मोलैरिटी पढ़ा, अब हम मोलैलिटी पढ़ रहे हैं। ये लिटी वाला मोलैलिटी है, इसको अच्छे से लिख देता हूं। मोलैलिटी, तो दोनों में अंतर है, याद रखिएगा। मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों में अलग है, अंतर है। क्या है? देखो सर, मोलैरिटी को हम कैपिटल एम से डिनोट करते थे, यहां देखो डिनोट करते थे किससे? कैपिटल एम से। मोलैलिटी को हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, स्मॉल एम, छोटा। यही अंतर है इसमें। और भी अंतर है क्या? बिल्कुल। जैसे हमने सर वहां मोलैलिटी को डिफाइन किया था, बट यहां हमको मोलैलिटी डिफाइन करना है तो मैं स्मॉल एम लिखूंगा। वो ये होता है क्या सर, ये ऊपर वाला पार्ट तो सेम है क्या? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यहां भी हमको यूज करना है। अच्छा बेटा, मतलब जैसे जैसे मोलैरिटी में हमने देखा था कि ऊपर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है, वैसे ही मोलैलिटी के अंदर भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर तो रहेगा सर, बट डिवाइड में जो कुछ लोचा होता है, कैसा लोचा होता है सर, ये भी देख लो थोड़ा सा। जब आप डिवाइड करोगे तो आप इस बार वॉल्यूम नहीं, इस बार वेट लोगे। किसका? सॉल्यूशन का, नहीं सॉल्वेंट का। ओ, थोड़ा पीछे चलो, कंफ्यूज ना होना, इसलिए कह रहा हूं पीछे चलो। जब हमने मोलारिटी पढ़ा था तो हमने देखा था कि ऊपर हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिया था और नीचे हमने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिया था। बट सर जब मोलालिटी की बात हो, स्मॉल एम की बात हो, तो उस केस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो ऊपर लेंगे ही, बट इस बार नीचे बदल जाएगा मामला। क्या हो जाएगा? वेट ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा। अच्छा, और इसकी भी कंडीशन है क्या कि ये केजी में होना चाहिए। तो ये है आपका मोलालिटी। मतलब अगर आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट किसी भी सॉल्यूशन का, अगर मेरे को मोलालिटी निकालना हो, तो अगर आप उसमें सबसे पहले ये निकाल ले कि उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, और अगर उसी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को डिवाइड कर देंगे पूरे सॉल्वेंट का वेट से, कितना उसमें सॉल्वेंट है उसके वेट से, तो आपको मोलालिटी मिल जाएगी। अच्छा, अब आपके मन में सवाल ये भी होगा कि सर व्हाट इफ, अगर ऐसा हो कि क्वेश्चन में जो वेट ऑफ सॉल्वेंट हो वो ग्राम में दिया हो, तो क्या ये फॉर्मूला यूज करेंगे? नहीं नहीं नहीं, उसके लिए भी सिंपल सी चीज है। कैसे? बिल्कुल जैसे वहां किया था बिल्कुल वैसा ही। अगर मेरे को मोलालिटी निकालना हो तो सोचो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो भैया सेम ही रखूंगा, बट नीचे वेट ऑफ सॉल्वेंट तो मैं रखूंगा। अगर ग्राम में दिया हो तो सॉल्वेंट के वेट को मैं ग्राम में रखूंगा, लेकिन ऊपर 1000 से फिर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। हाँ, ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया भैया, पोपट हो गया एकदम पीछे वाला जैसा, बिल्कुल पीछे वाला जैसा हो गया। बस नीचे वॉल्यूम था और सोल्यूशन का वॉल्यूम था, इस बार नीचे वेट है और सॉल्वेंट का वेट है। बस यही अंतर है आपके मोलैलिटी और मोलैरिटी में। कैपिटल एम और स्मॉल एम, कंफ्यूज ना होइएगा। क्लैरिफाई हुआ? क्या ये चीज क्लैरिफाई हो गई? हाँ सर, दोनों अलग अलग कैसे हैं ये समझ गया? बताओ, समझे कि दोनों अलग अलग कैसे हैं? इसलिए मैंने अलग अलग आपको करके लिखा के दिखाया कि एक बार मोलारिटी को समझ लो,
एक बार मोलालिटी को समझ लो। चलो अब देखो, अब एक और लास्ट बात, उसके बाद मैं सेशन को एंड करूंगा। और वो लास्ट बात क्या है? वो लास्ट बात ये है सर कि अब जरा मुझे ये बताओ कि इन दोनों में से टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कौन है? टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी कौन सी है? किन दोनों में से सर? सर मोलारिटी और मोलालिटी में से। अब जरा तुम मुझे ये बताओगे कि टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी मोलारिटी और मोलालिटी इन दोनों में से कौन सी है? मतलब कैपिटल एम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है या स्मॉल एम टेम्परेचर डिपेंड करता है? अब मुझे बताओ। मैं ऑलरेडी ये चीज बता चुका हूं, बट तुम मुझे ये चीज बताओ कि बताओ इन दोनों में से डिपेंडेंट मोलारिटी। एब्सोल्युटली यस, कितनी बढ़िया बात है, समझ गए? क्यों भैया? क्योंकि टेम्परेचर डिपेंडेंट होने के लिए सर वॉल्यूम को चेक करो, और कौन सी क्वांटिटी में वॉल्यूम आ रही है सर? मोलैरिटी तो होता ही है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। वेयर एज अगर स्मॉल एम की बात हो तो सर इसमें तो कहीं वॉल्यूम का टर्म ही नहीं है, इसमें तो वेट ऑफ सॉल्वेंट यूज किया जाता है, वो भी केजी में। मतलब वॉल्यूम पकड़ा गया, वॉल्यूम दिख गया, सो इसका आंसर क्या होगा कि सिंपली मोलैरिटी मतलब कैपिटल एम इज द टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी। कई बार घुमाने के लिए पूछता है, इसलिए याद रखना। समझ आया? समझ आया? और इंडिपेंडेंट मोलैरिटी एब्सोल्युटली भैया, जो डिपेंडेंट है उसके अपोजिट वाला इंडिपेंडेंट होगा, बात खत्म। समझ आया? चलो अगर समझ आया ना, तो आज के सेशन को यही रखते हैं। कंसंट्रेशन टर्म के एंड में आ गए हम, ठीक है? एक आध एक्स्ट्रा फॉर्मूला बचा होगा तो मैं बता दूंगा नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में ये जितना पढ़ा है ना, इसका इंप्लीमेंटेशन पहले करेंगे, फिर क्लास 12 का जो मतलब जो बेस है चैप्टर्स के अंदर, उधर घुसेंगे। भाई राउल्ट्स लॉ, हेनरीज लॉ, पार्शियल प्रेशर, वेपर प्रेशर सब देखना है हमें, तो सब धीरे धीरे पढ़ेंगे। फिलहाल आज के इस सेशन को मैं यही एंड करता हूं।